जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये भयावह दृश्य काशी वालों की परेशानियों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इस गांव को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है। राप्ती नदी का कहर लगातार बना हुआ है, जिसकी चपेट में तकरीबन 50 के करीब गांव आए हैं। नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। एक बारिश और हजार मुसीबत। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बाढ़ और बारिश की वजह से किसानों की फसल से लेकर उनकी जान तक जा रही है। आसमानी मुसीबत की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हम इस रिपोर्ट में बारिश की वजह से आए महासंकट के कुछ हैरत अंगेज वीडियो दिखाएंगे। कुछ तस्वीरें तो इतनी खतरनाक हैं जो आपको विचलित भी कर सकती हैं। तो किस तरीके से बारिश और बाढ़ की वजह से देश के अलग अलग इलाकों में लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं, किसानों की जान तक जा रही है, उनकी फसलें, उनकी मेहनत किस तरीके से खराब हो रही है। तस्वीरें जो हमारे पास सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली है, डराने वाली है। और कई राज्यों के लिए तो अभी और चिंता की बात है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से आने वाले कुछ दिनों के लिए अभी अलर्ट जारी किया गया है। रेस्क्यू का ये वीडियो ऑल इंडिया ट्रेंड कर रहा है। फ्लैश फ्लड के आगे 51 लोगों की जान पर बनाई है। वीडियो तेलंगाना के भद्रारी कोठा गुडैम का है। स्थानीय सुरक्षा कर्मियों और रेस्क्यू टीम ने हाथ खड़े कर दिए तो जान बचाने के लिए अभियान में हेलीकॉप्टर को लगाना पड़ा, वो भी दो हेलीकॉप्टर। एबीपी न्यूज को मिली रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब संकट में घिरे 51 लोगों में से 41 को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिसमें से 26 को चॉपर की मदद से बचाया गया है। अभी तक किसी अनहोनी की कोई रिपोर्ट नहीं है। वीडियो देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेस्क्यू टीम ने किस आला दर्जे की दिलेरी दिखाई है। सैलाबी शोर के खौफ से कई लोग पेड़ों पर चढ़ गए। सामने मौत दिख रही थी, सांसें तेज हो गई थी, जीने की उम्मीद पर ग्रहण लग रहा था। तभी फरिश्ता बनकर आसमान की तरफ से आए ये रेस्क्यू वीर और अदम्य साहस का परिचय देते हुए रेस्क्यू को अंजाम दिया। असम को कुदरती खूबसूरती के साथ ही सैलाब का अभिशाप भी मिला है। 2024 में भी असम में बाढ़ और बारिश ने ऐसा कहर मचाया कि विनाश और तबाही ने कई जिलों को डराया। खौफ का दूसरा नाम बनकर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी मनमानी कर रहा है। 17 जुलाई तक असम के 16 जिले फ्लड अटैक के चंगुल में थे और इस साल अकेले असम में बाढ़, बिजली और तूफान जैसी आसमानी आफत ने 110 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली है, जबकि 5 लाख से ज्यादा की आबादी अभी भी बाढ़ के कहर के साए में है। ड्रोन फुटेज देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि गोपालपाड़ा में हालात कितने खराब हैं। नदी का पानी बहाव बहुत ज्यादा है और गांव बच्चे सब टूटने से पहले ही सब कुछ जो अपना घर द्वार है सब कुछ लेके चले गए इधर से। जितना देख रहे हैं आप लोग, जैसे ये तिरपाल हो गया, घर द्वार ऐसे तोड़ तार के अभी इधर है हम लोग। अभी ऐसे ही सामना करना पड़ रहा है। अभी कम से कम 200 घर ऐसे नदी में चला गया। पानी का बहाव इतना ज़्यादा था ना, कुछ कितना आदमी का घर टूट के चला गया, कितना आदमी का गाय बछड़ा ये सब कहाँ चला गया। किंतु हम लोग को ऊपर से गवर्नमेंट से हमें कोई सहायता नहीं मिला। बहुत सारे आदमी यहाँ पे चला गया। यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र वगैरह और बहुत सारे गांव ब्रह्मपुत्र पर चला गया और मस्जिद भी चला गया और मंदिर भी चला गया और स्कूल वगैरह बिल्डिंग भी चला गया। सब कुछ यहाँ पर चला गया। कुछ मिनट की बारिश और तालाब में तब्दील रेवाड़ी, और रेवाड़ी का ये हाल पहली बार नहीं हुआ है। यहाँ कुछ घंटे की बारिश सड़क को झील बना देती है और सड़क पर नाव चलने लगती है।
मॉनसून से पहले प्रशासन की तरफ से पानी निकासी, नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन बारिश आने के बाद इन दावों पर ही पानी फिर जाता है। प्रशासन ने तो ये काम नहीं किया, इसमें तो बहुत बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। पूरी दिवाली में दिक्कत हो रही है। अगर प्रशासन अगर पहले अलर्ट हो जाता तो ये दिक्कत ना आती। बरसात के वक्त में शहर की व्यवस्था बहुत खराब है। जगह जगह सड़क में पानी भरा हुआ है और ऐसा लगता है कि जो सीवरेज ब्लॉकिंग है, जो नाले हैं, वो सब रुके पड़े हैं, उनकी छटाई प्रॉपर ढंग से नहीं हुई है। ये हालात है नगर परिषद के अंदर घुस रहा था तो मेरे पानी, तहसील गया तो तहसील में रेवाड़ी के अंदर पानी भरा हुआ था, सिविल हॉस्पिटल गया तो सिविल हॉस्पिटल में पानी था। इससे पहले प्रशासन को ये सीवर वगैरह एक तो जो साफ करवा देना चाहिए, प्रशासन को बारिश आने से पहले इनको साफ सफाई करवा देनी चाहिए ताकि पानी हाथ के हाथ निकल जाए इनमें से। एमपी के सिवनी का ये वीडियो दो वजह से ट्रेंड कर रहा है। पहला रेस्क्यू की वजह से और दूसरा जिन खनन मजदूरों का रेस्क्यू हुआ है वो अवैध उत्खनन कर रहे थे, यानी कानून की नजर में अपराध। नेवरी नदी में तेज बहाव वाला सैलाब आया तो मजदूरों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला और जोगीवाड़ा ग्वारी गांव के पास नदी में रेत का उत्खनन कर रहा एक ट्रैक्टर फंसकर फ्लड अटैक के बीच में घिर गया। ट्रैक्टर को नदी के बहाव में बहने से रोकने के लिए रस्सी की मदद से पेड़ से बांधा गया। कुछ गांव वालों ने भी मोर्चा संभाला, वरना अनहोनी भी हो सकती थी। राप्ती नदी के कहर से गोरखपुर का बहरामपुर गांव बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। जिनका रोजगार दुकानें थीं वो मायूस हैं क्योंकि इनकी दुकानें डूब चुकी हैं। और मासूमों का तो हाल मत पूछिए, स्कूल भी जाना है और वो भी जान जोखिम में डालकर। किसी नाव पर 4 स्कूली बच्चे हैं तो किसी पर 5। ये उम्र कुदरत से भिड़ने की तो नहीं है, चुनौतियों का झोला उठाने की भी नहीं है, लेकिन मजबूरी के आगे सरेंडर ना करने की जिद जरूर है। साफ तौर से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के मंजर यहाँ पर गोरखपुर में अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें ये नज़र आती हैं देखकर यहाँ पर, वैसा लगता है कि नेता से लेकर तमाम जो अधिकारी हैं या प्रशासन बच्चों के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन जैसा कि गाँव वाले लगातार ऐसा कह रहे हैं कि बगल से ही यहाँ से राप्ती नदी बहती है, बांध को लेकर कोई काम नहीं किया गया, जिसके चलते हर साल कमोबेश ऐसी ही स्थितियां हो जाती हैं। कितनी दिक्कत हो रही है, डर लगता है आप लोग को? कितनी दूरी से आती है? हम लोग मतलब करीबन बहुत दूर से आते हैं, उधर अंदर में हम लोग घर है, गाँव के सबसे साइड में है। पानी भरा है पूरा यहाँ? अच्छा, तो डर लगता है आप लोग इतना दूर से? डर तो लगेगा, पूरा यहाँ पे डूबने का पूरा सहायक है ना, पूरा डूब सकते हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, नाव टाइम से नहीं मिलता है, लेट हो जाता है स्कूल का। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, समस्याएं तो अनगिनत हैं। तो हम लोग यहाँ बचपन से रहे आए हैं, इसीलिए इसी में घुल मिल गए हैं। हम लोग को मतलब हमको तो नहीं डर लगता है। अब बच्चे हैं, बच्चों का टेंशन लगा रहता है। हम लोग ड्यूटी चले जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि जब उधर से रिटर्न बच्चा आ रहा है तो कहीं नाव भर जाए, ज़्यादा लोग हो जाएं तो डूबने का डर रहता है। एक तरफ पढ़ाई का बोझ, दूसरी तरफ नाव से। अब क्या किया जाएगा, मजबूरी। बारिश सिर्फ सैलाब की शक्ल में ही नहीं बवाल मचा रही है। मौत का ये दूसरा तरीका देखिए, वीडियो विचलित कर देने वाला है और पूरा हिस्सा तो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। वीडियो राजकोट का है। नौकरी करके 22 साल की निराली स्कूटर से घर लौट रही थी। सड़क पर ही बिजली का खुला हुआ तार छू गया और निराली ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सीसीटीवी ने इस खतरनाक हादसे को कैप्चर किया है। बारिश की वजह से ट्रैफिक में फंसी निराली की मौत का वीडियो हॉरर है, प्रशासन की लापरवाही का सबूत है। उस दिन बारिश हुई थी तो निराली अपने फार्मेसी जॉब से वापस आ रही थी। तब राजकोट के नानामावा रोड पे बहुत पानी भरा हुआ था, तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से निराली स्कूटर पे आ रही थी, तो उसने नीचे पैर रखा तो पैर तुरंत कोई भी केबल पे या तो शॉर्ट सर्किट थी वहाँ पर आ गया, तो उसको तुरंत शॉक लग गया, तो वो वहाँ पर गिर गई। उसने ट्राई किया कि पोल से दूर जा सके लेकिन वो नहीं जा पाई।
इतना शौक लगा कि वहीं पर उनकी डेथ हो गई। हालांकि लोग वहाँ से उनको हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन वहाँ पर वो जिंदा नहीं पहुँच पाई थी। और ये घटना बनने के बाद तुरंत ही 1-1.5 घंटे में रोशनी विभाग के पूरी 4-5 गाड़ी वहाँ जाके रिपेयर कर गई। हम लोग 11:30 बजे वहाँ पर पंचनामा करने के लिए पहुँचे, उससे पहले सब उन्होंने क्लियर कर दिया था। और ये घटना के पीछे पूरा राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की रोशनी विभाग की ही जवाबदारी आती है, क्योंकि वो सारे पोल और उसमें लगे होल्डिंग्स का सब कुछ रोशनी विभाग ही देखते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि जो भी जिसकी जिम्मेदारी है उसके ऊपर नक्की करके उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और चलिए बात करते हैं कांवड़ यात्रा की। मुजफ्फरनगर की पुलिस ने एक फरमान जारी किया जिसमें होटल और ढाबों के मालिकों, ठेलों और खोमचे वालों को कहा गया कि वो अपनी दुकान और अपने ठेलों पर मालिक के नाम का बोर्ड लगा दें, क्योंकि कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और अब इसी पर सियासी बवाल मच चुका है। आरिफ फलवाला, रावेज फल, नदीम ब्रो टी स्टॉल, मोहम्मद फयाज चाय वाले, सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। ये सभी तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां कांवड़ यात्रा से पहले पुलिस ने रास्ते में पड़ने वाली दुकानों के नाम और पहचान दोनों ही बदलवा दिए। दरअसल बुधवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा, कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाली खाने पीने के ठेले, सभी दुकानें, होटल्स पर उसके मालिक के नाम को बोर्ड लिखना होगा। लेकिन प्रशासन के इस फैसले ने सियासी रंग ले लिया है। जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसके देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल हैं, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो। सहारनपुर के डीआईजी आखिर ऐसा तर्क क्यों दे रहे हैं? अब पहले जरा वो समझ लीजिए। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें मुजफ्फरनगर के ही एक होटल की हैं। होटल एक लेकिन नाम दो, और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले इस होटल का नाम संगम शुद्ध भोजनालय था, लेकिन मालिक का नाम लगाने वाले प्रशासन के निर्देश जारी होने के बाद अब इसका नाम बदलकर सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय हो गया है। बाकायदा ये देखिए, पहले क्या नाम था और अब क्या नाम है। पुलिस का फरमान है और उसके बाद यहाँ पर जो नाम है वो नाम बदल दिया गया है। चारों तरफ लिखा हुआ है संगम शुद्ध भोजनालय और यहाँ लिख रखा है सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। चाचा, आपका नाम जानना चाहूंगा। सलीम नाम है। अच्छा, पहले तो आपके होटल का नाम था संगम शुद्ध भोजनालय। क्या नाम था पहले? संगम शुद्ध भोजनालय। अच्छा, अब क्या बोर्ड लगाया है? सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। अच्छा, क्यों बदलना पड़ा नाम? बस कांवड़ की वजह से, माहौल की वजह से। अच्छा, कांवड़ की वजह से। अच्छा, कौन आया था? क्या सभी आए थे, पुलिस चौकी भी आई थी, अस्पताल से भी आए थे, अधिकारी आए थे। अच्छा, क्या कह के गए? बस कहा कुछ नहीं, एक आज अपने नाम से बोर्ड लगा लो। पूरे शहर में पता है, कहीं पूछ लो, जिसे पता ना हो भाई सलीम का होटल है, सबको पता है पूरे। दिक्कत कोई नहीं, कुछ दिक्कत तो कुछ नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। फैयाज भाई, आपसे जानना चाहूंगा, कब लगवाया आपने ये बोर्ड? 4 रोज पहले लगवाया। अच्छा, किसके कहने पे कौन आया? प्रशासन आया था। अच्छा, पूरी बात बताइए, क्या कह गया? ये कह गए थे कि बोर्ड लगाओ और अपना नाम लिखो। हमारे लिए तो हमने तो ये अच्छा माना कि नाम होना जरूरी है। भाई हम मुसलमान हैं, वे हिंदू भाई आते हैं, कोई गलत नहीं है। मैं अपनी तपस्या करते हैं। क्या बोला गया आपको? आपको बोला बोर्ड लगाए, केला बेचना है तो। अच्छा, जी। और अगर नहीं लगाएंगे? नहीं बेचना। दिन कौन आया था कि बोर्ड लगाना है? पुलिस वाले आए थे, कह गए थे ये बोर्ड लगाना है, वरना दुकान बंद होगी। मुजफ्फरनगर प्रशासन के इस फैसले पर विपक्ष से लेकर फिल्मी जगत की हस्तियों ने विरोध जताया। कांग्रेस इस फैसले को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार बता रही है। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे। जो तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया है बिना सोचे समझे, ये समाज के अंदर बांटने वाली बात है। समाज को एकजुटता का संदेश देना चाहिए। हिंदू और मुसलमान के नाम के ऊपर बात मत करो, बात करो नौजवान के रोजगार की।
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर योगी सरकार से सवाल पूछे तो बीजेपी इसे दुकानदारों और कावड़ियों के बीच तनाव न फैलने वाला फैसला बताने में जुटी है। पहचान को सार्वजनिक करना सांप्रदायिक नहीं होता है। स्थानीय स्तर पर इस बात की सूचनाएं लगातार मिल रही थी कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र लगा करके, धार्मिक प्रतीक चिन्ह लगा करके लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए स्थानीय प्रशासन ने मिले फीडबैक के आधार पर एक प्रिवेंटिव एक्शन लिया है कि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक तनाव की घटना न हो, क्योंकि हमने देखा है उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के समय में छोटी छोटी बातों से सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं उत्पन्न हो जाती थी। इसलिए स्थानीय प्रशासन ने एक ये प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। बोर्ड लगाने वाले फैसले के बाद एबीपी न्यूज ने स्थानीय मुसलमानों के बीच जाकर प्रशासन के इस फैसले पर उनकी राय जानी। ये सरासर गलत है। आप पाबंदी लगाइए ना, 15 दिन के लिए कोई दुकान नहीं खोलेगा। जो कायदे वाली बात है, कानून वाली बात है, वो करिए ना। आप किसी की जाति के आधार पे आप उसको पहचान करके फिर बाद में उसको मारोगे, क्या करोगे बताओ? गलत है ये सरासर। आप ये कहिए 20 दिन तक ये रोड बंद रहेगा। अगर कानून है, पुलिस है और सरकार चाहेगी, बंद होगा नहीं होगा, हो जाएगा। आप किसी की पहचान मत पूछिए, पहचान पूछ के आप भेदभाव पैदा कर रहे हैं। मेरी समझ से तो ये बहुत गलत बात है। ना हिंदू मुसलमान की तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। मेरे को किसी आदमी से यहाँ पर मेरे को खाना है पीना है नहीं है, वो नाम पहचान लिया है कि मेरा मन कर रहा है तो मैं खा भी सकता हूँ, नहीं मन कर रहा नहीं भी खाना है मेरे को। एक तरीके से सही भी है और एक तरीके से इसमें जातिवाद फैलेगा तो उस हिसाब से सही भी नहीं है। कांवड़ यात्रा से पहले जारी इस फरमान पर यूपी की सियासत गर्म है और उपचुनाव से पहले यूपी में ये एक बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। आइए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नीट परीक्षा की। आखिर नीट परीक्षा का भविष्य क्या होगा? इस सवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम पर बड़ा फैसला सुनाया है। एनटीए को शनिवार 12 बजे तक सभी छात्रों के रिजल्ट सार्वजनिक करने होंगे, जिससे यह पता चल सकेगा कि किस सेंटर का रिजल्ट क्या रहा। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले में दोबारा से सुनवाई शुरू होगी। और इधर नीट से चीट के केस में हर बदलते दिन के साथ नए नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। चंदन सिंह, राहुल कुमार, करण जैन और कुमार शानू, ये सभी नीट से चीट के केस में सबसे नए किरदार हैं। इन सभी को सीबीआई ने बुधवार को पटना एम्स के हॉस्टल से हिरासत में लिया। सीबीआई को शक है परीक्षा माफियाओं ने इन चारों से पेपर सॉल्व करवाया। पटना एम्स अस्पताल के हम परिसर में मौजूद हैं। छात्रावास की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बुधवार को दोपहर 3 बजे सीबीआई की टीम पहली बार यहां पहुंची, तब चंदन सिंह जो 3rd ईयर का स्टूडेंट है उसको अपने साथ ले गई। वहीं शाम 6 बजे दोबारा सीबीआई की टीम बुधवार को यहां आई, तब कुमार शानू और राहुल कुमार नाम के स्टूडेंट को अपने साथ ले गए। ये लोग भी 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। वहीं एक छात्र जो 2nd ईयर में है, जिसका नाम गौरव जैन है, वह उस वक्त हॉस्टल में नहीं था। वो देर रात आया तो वो खुद सीबीआई ऑफिस गया और वहां पर रिपोर्ट किया है। सीबीआई हिरासत में सभी आरोपी पटना एम्स में मेडिकल के छात्र हैं। चंदन सिंह, कुमार शानू, राहुल कुमार तीनों 2021 बैच के मेडिकल स्टूडेंट हैं, जबकि करण जैन 2nd ईयर का स्टूडेंट है। सीबीआई ने सभी के कमरों को सील कर दिया है। हमें इन्फॉर्मेशन जो मिला था कि अंडर ग्रेजुएट MBBS एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ था, इसमें जो स्कैम हुआ था, इसी के सिलसिले में इसी में स्टूडेंट इन्वॉल्व हुए हैं। उनका एक वरिष्ठ अधिकारी ने स्टूडेंट का सब डिटेल, उनका पिक्चर, फोटोग्राफ, उनका मोबाइल नंबर हमारे पास भेजे थे। उसके बाद वो आए टीम और हम एम्स पटना तरफ से उनको जितने कोऑपरेट कर पाएंगे हम किए हैं। अगर ये इसमें इन्वॉल्व हैं तो हम हमारे तरफ से कार्रवाई करेंगे। हालांकि अभी पूरी तरह साफ नहीं कि हिरासत में लिए गए चारों मेडिकल स्टूडेंट्स की नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में क्या भूमिका थी, लेकिन सीबीआई के एक्शन से नीट परीक्षा में गड़बड़ी के तार पटना एम्स से जरूर जुड़ गए हैं। इधर नीट परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के नंबर सार्वजनिक करने के आदेश दिए। कोर्ट ने एनटीए को शनिवार दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इससे ये पता चलेगा कि किस सेंटर से कैसे नतीजे आए। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा, नंबर सार्वजनिक करते वक्त छात्रों की पहचान सामने नहीं आनी चाहिए। स्ट्रेट अवे पूछा गया तो सॉलिसिटर जनरल साहब ने मना कर दिया कि कोई लीक नहीं हो रहा। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि पटना हजारीबाग में क्या है, तो उसको
मिसकंडक्ट और उस श्रेणी में ले रहे हैं, वो लीक नहीं मान रहे। जो है स्टेट बैंक में रखा हुआ था, यानी बैंक से लीक हुआ नहीं। अगर लीक हुआ तो क्या उससे पहले हुआ, उसका कोई जवाब नहीं है कहीं? नहीं, बिल्कुल उससे पहले लीक हुआ है, क्योंकि स्टेट बैंक के अंदर से लीक होने की संभावना, बैंक्स के वॉलेट से लीक होने की संभावना ऑलमोस्ट निल है, इसको हम भी नकारते हैं। दरअसल शुरुआत से ही नीट परीक्षा के कई सेंटर शक के घेरे में हैं। इसमें हजारी के ओएसिस स्कूल और गोधरा के जय जलाराम स्कूल का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा भी कई सेंटर पर सवाल उठ चुके हैं। वहीं सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने माना कि हजारीबाग में पेपर लीक हुआ। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये साफ होना बाकी है कि पेपर कितने बड़े स्तर पर लीक हुआ है। अब पहली बार सरकार ने विस्तार से बता दिया है कि पेपर लीक हुआ है या पेपर बाहर निकला है पेपर शुरुआत होने से पहले, यानी कि जब पेपर शुरू होना था, एग्जामिनेशन शुरू होना था, उससे पहले पेपर लीक हो गया था या पेपर बाहर आ गया था। हालांकि सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए, उन्होंने ये कहा कि इसको पेपर लीक नहीं, पेपर ब्रीच कहेंगे। ब्रीच कहें या लीक कहें, पेपर तो बाहर आया है। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, और अब देख लीजिए भाग्य की बात ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य संजीव शांडिल्य त्यागी। भाग्य की बात में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आज का पंचांग देखते हैं। आज संवत 2081 आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि शाम 7:41 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। आज 19 जुलाई 2024 शुक्रवार का दिन है। आज मूल नक्षत्र इंद्र योग तथा कौलव करण है। आज चंद्रमा का राशि संचार सारे दिन धनु राशि से रहेगा। आज राहुकाल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आज यम घंटक योग दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक रहेगा। नए व्यापारिक कार्यों को करने के लिए आज चर नाम का चौघड़िया मुहूर्त प्रातः 5:39 से रात 7:19 तक रहेगा। आज उत्तर तथा पूर्व दिशा की यात्रा करना कंपटीशन, नौकरी, इंटरव्यू, बिजनेस, धार्मिक व घूमने के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। डॉक्टरी सलाह तथा मेडिकल जांच के लिए शुभ समय दोपहर 12:21 से दोपहर 2:38 तक रहेगा। कॉरपोरेट व कंपनी अफेयर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी सेपरेशन व सिविल मैटर से संबंधित मुकदमा दायर करने के लिए एवं एडवोकेट से मिलने हेतु शुभ समय दोपहर 12:25 से दोपहर 2:35 तक रहेगा। अब बात करते हैं आकाश में आज के ग्रहों के गोचर की। आज सूर्य व शुक्र ग्रह कर्क राशि में, चंद्र ग्रह धनु राशि में, बुध ग्रह रात्रि 8:40 से सिंह राशि में, बृहस्पति व मंगल ग्रह वृष राशि में, शनि ग्रह कुंभ राशि में, राहु ग्रह मीन राशि में तथा केतु ग्रह कन्या राशि से भ्रमण करेंगे। आइए अब देखते हैं 12 राशियों के आज के राशिफल की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। दिनचर्या व्यवस्थित तथा रूटीन में रहेगी। चारों दिशाओं से भाग्य का साथ मिलेगा। पूंजी बाजार में व शेयर बाजार में किया गया निवेश अच्छा रिटर्न दे सकता है। पिता द्वारा पैतृक संपत्ति गिफ्ट में मिल सकती है। नई नौकरी व व्यवसाय शुरू करने का अच्छा समय है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन सावधानी व देखभाल से बिताने का दिन है। मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। चंद्रमा का राशि से अष्टम भाव से भ्रमण शुभ नहीं है। व्यापार में सामने आई विपरीत परिस्थितियों के कारण मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए पर्याप्त धन न जुटा पाने से अवसाद हो सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन नई आशा व नई उमंग को ला रहा है। किसी मैसेज या फ़ोन कॉल को नज़रअंदाज ना करें। लग्जूरियस वाहन खरीदने की संभावना है। महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। अविवाहितों की शादी की संभावनाएं हैं। समय तथा संपत्ति का प्रबंधन करने के लिए आपको अपनी योग्यता को बढ़ाना चाहिए। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेहत में लगातार सुधार दिख रहा है। बिजनेस धीरे धीरे पटरी पर आने की संभावना है। ऑनलाइन बिजनेस से स्थायी अर्थलाभ की संभावना है, लेकिन खर्चे भी उतने ही बढ़े रहेंगे। विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाई में
किए जा रहे प्रयास का सुखद परिणाम आने की संभावना है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन सौभाग्य से भरा रहेगा। जिस लक्ष्य को पाने का उद्देश्य आपने बनाया हुआ है, उसको पाने के लिए सही दिशा में आपके कदम बढ़ रहे हैं। संतान की सफलता से घर परिवार में हर्ष तथा खुशी रहेगी। प्रेमी युगल शादी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। सामाजिक या सरकारी संगठन द्वारा आपको सम्मानित किया जा सकता है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। सृजनात्मक विचार जन्म लेंगे, लेकिन आज काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। सरकारी विभाग में रुके काम को करवाने का सही समय है। विदेश में वैकेशन बिताने का सपना पूरा होने की संभावना है। महिला उद्यमियों को कार्य तथा घर के बीच तालमेल बैठाने में समस्या आ सकती है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। छोटी बहन से चल रहा मतभेद दूर होने की संभावना है। राशि से चंद्रमा के तीसरे घर से भ्रमण के कारण ऑफिस कार्य को उत्साह से पूरा करेंगे। बेरोजगारों के इंटरव्यू सफल होने की संभावना है। साझेदारी में वित्तीय प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। हेल्थ अच्छी रहेगी। घर परिवार तथा कार्य क्षेत्र में आपको संतुष्टि महसूस होगी। विदेशी खान पानों में रुचि बढ़ेगी। परिवार में पूजा अनुष्ठान जैसा कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों का फाइनेंस तथा प्रबंधन के विषयों में एडमिशन लेना शुभ रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। राशि से चंद्रमा का भ्रमण शुभ है। पुराने अवसाद से बाहर आने की संभावनाएं हैं। नया जोश तथा कार्य को करने के प्रति लगन विकसित होगी। बिजनेस को आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास सफल रहेंगे। जीवन साथी को कोई नया बिजनेस शुरू करा सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। परिवार समेत दूर समीप की रमणीक यात्रा पर जा सकते हैं। व्यापार को बढ़ाने के लिए पूर्व के शहरों में यात्रा करना लाभदायक रहेगा। किसी महिला से निकटता बढ़ सकती है। विधिक सेवा में कार्यरत लोगों का प्रोन्नति के साथ ट्रांसफर हो सकता है। गरीबों को अन्न दान देना शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन शानदार जाने वाला है। सेहत अच्छी रहेगी। व्यापार में विस्तार की संभावनाएं हैं। बेरोजगारों की नौकरी लग सकती है। संपत्ति संबंधी पुश्तैनी विवाद का प्रभावशाली व्यक्ति की मध्यस्थता से हल निकलने की संभावनाएं हैं। बड़ी बहन सहित विदेश घूमने जाने की संभावनाएं हैं। आज शनि दशनाम स्तोत्र का पाठ करें या सुने तथा बंदरों को काले चने व केले खिलाना शुभ रहेगा। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छे पलों को ला रहा है। मन में नया करने के विचार उत्पन्न होंगे। चंद्रमा का राशि से दशम भाव से भ्रमण नई प्रगति को ला रहा है। एजुकेशन से जुड़े व्यक्तियों को प्रोन्नति व अर्थ लाभ की संभावनाएं हैं। पशु पक्षियों की सेवा करने का रुझान बढ़ सकता है। स्वाध्याय व शास्त्र पढ़ने की इच्छा जागृत हो सकती है। अब बात करते हैं अशुभ ग्रहों की शांति हेतु उपाय। अशुभ ग्रहों की शांति हेतु हमारे प्राचीन ऋषि महर्षियों द्वारा ग्रहों की पीड़ा को दूर करने के लिए ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान करने का विधान बताया गया है, जिसके करने से अशुभ ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। सूर्य ग्रह से संबंधित पीड़ा दूर करने के लिए तांबा, गेहूं, घी, गुड़, लाल वस्त्र का दान करना शुभ रहता है। चंद्र ग्रह की पीड़ा दूर करने के लिए मोती, चावल, चांदी, मिश्री तथा सफ़ेद वस्त्र का दान करना शुभ रहता है। मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए मूंगा, तांबा, गुड़, घी, लाल कपड़े का दान करना शुभ रहता है। बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए पन्ना, मूंग की दाल, खांड, कपूर तथा हरे वस्त्र का दान करना शुभ रहता है। बृहस्पति ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए चने की दाल, हल्दी, धार्मिक पुस्तकें, पुकराज तथा पीले वस्त्र का दान करना
शुभ रहता है। शुक्र देवता के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए चांदी, दूध, दही, चावल, मिश्री व चित्रित वस्त्र का दान करना शुभ रहता है। भाग्य की बात में आज इतना ही। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।